प्रतिशत है। एक रमा है यहाँ पर और एक कौन है, आर्यन है। रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का 80% है। आर्यन की आयु का 80% है। आर्यन 100 है, ठीक है, तो रमा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का, आर्यन यदि 100 है तो रमा हो जाएगा 80। 5 वर्ष बाद, चलिए 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 ऐड कर देंगे और इसमें भी हम 5 ऐड कर देंगे। 5 वर्ष बाद आर्यन की आयु रमा की आयु की 120% हो जाती है। रमा की आयु की 120%। रमा यदि 100 है, 100 है, तो आर्यन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इनका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको काटना चाहूं 20 से तो ये 4 टाइम्स कटेगा और ये कट जाएगा 5 टाइम्स। यहाँ पर अगर मैं 20 से काटना चाहूँ तो ये 5 टाइम्स और ये कट जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है 4 और 5 यानी कि 1 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ भी 4 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। सॉरी, यहाँ पर 100 5 बार और ये 120 कितनी बार कटेगा, 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 5 और 6 में भी डिफरेंस 1 का है और यहाँ पर 4 और 5 में भी डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1 की वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू है कितनी है क्वेश्चन में, जितना एज का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 5 है। यदि 1 की वैल्यू 5 है, आपसे किसके लिए पूछा है, रमा की वर्तमान आयु, तो रमा की वर्तमान आयु किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, 5 से, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 20 ईयर। और अगर ये यहाँ से आर्यन के लिए पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। आपसे रमा की वर्तमान आयु पूछा है तो रमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 ईयर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या सभी, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब इसमें 5 साल बाद में पूछे, जैसे आर्यन की 5 साल बाद में, इसमें हम लोग 5 ऐड कर देंगे। 5 वर्ष पहले पूछे, 5 कम कर देंगे। 8 वर्ष पहले पूछे, 8 वर्ष कम कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस पूछे, हम लोग दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 25 और 20 में। ठीक है, इन दोनों का सम पूछे तो इन दोनों का सम 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये पूछे कि इन दोनों का सम 5 साल बाद में कितना होगा, 10 साल बाद में, कुछ भी पूछे हम लोग यहाँ से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने, x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल में 0 है और आपसे पूछा गया x की पावर 12 प्लस x की पावर 8 माइनस 123 x की पावर 7 माइनस 123 x क्यूब आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक छोड़ के इसको तो कंपेयर इससे करते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, ये x इसको एक छोड़ के एक इससे कंपेयर करते हैं और इसको किससे कंपेयर कर देंगे, इससे। ठीक है, तो x की पावर 7, x की पावर 12 और यहाँ पर x की पावर 7, दोनों में से छोटा क्या है, तो आप कहेंगे x की पावर 7 है। तो जो छोटा होता है हम लोग उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन कितना आ जाएगा, आप कहेंगे x की पावर 7 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 7 कहाँ से आया, ये x की पावर 7 है और x की पावर 12 है, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया। तो कॉमन हमेशा छोटी वैल्यू आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, x की पावर 7 यहाँ पर कॉमन ले ली। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर x की पावर 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस हो जाएगा 123 हो जाएगा। बताओ सही है क्या, यहाँ पर ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर फिर प्लस है, चलो यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर यहाँ पर सेकंड में किससे
बताओ एक्स की पावर 8 कॉमन आएगी या फिर एक्स की पावर क्यूब कॉमन आएगी? तो आप कहेंगे एक्स की पावर क्यूब का एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। एक्स क्यूब कॉमन आ गया, हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की पावर 8 है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स की पावर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स की पावर 8 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? आप कहेंगे एक्स की पावर 5 बचेगा और माइनस के कितना बचेगा? आप कहेंगे 123 बचेगा, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पर x की पावर 5 चाहिए, यानी कि हमेशा आप लोग ध्यान रखना क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको x की पावर 5 चाहिए, और x की पावर 5 आप लोग कैसे निकाल पाओगे? एक मिनट, देखो x की पावर 5 आप कैसे निकाल पाओगे? मैंने आपको समझा रखा था, पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 1 और इक्वल में कितना है बेटा? 0 है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को पहले सोल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इक्वल में कितना हो जाएगा? 0। तो सभी बच्चे एक बात बताओ, अगर इस 3x को मैं इधर ले आऊं, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और इक्वल में कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो आप लोग सभी से अगर आप डिवाइड करोगे, मैंने आपको समझा रखा है, कई क्लास में सिखा भी रखा है कि यहाँ पर यदि आप x से डिवाइड कर दोगे, यहाँ भी x से डिवाइड कर दोगे और यहाँ भी x से डिवाइड कर दोगे, तो ये x है तो x कट जाएगा, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो क्या बचेगा? यहाँ पर x प्लस के, यहाँ पर क्या बचेगा? 1/x और इक्वल में कितना है? 3 है। हमें x की पावर 5 चाहिए, तो x की पावर 5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 5 प्लस के 1/x की पावर 5 कैसे निकालते हैं? लिखो, ठीक है। तो आप कहेंगे x की पावर 5 हम लोग ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर, ठीक है, और एक बार हम लोग क्यूब करते हैं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस के 1/x क्यूब, ठीक है, और माइनस के यानी कि x प्लस के 1 करते हैं, x प्लस 1/x करते हैं। बताओ याद है क्या 5 वाला फॉर्मूला? मैंने आपको पावर 5 भी समझा रखा है, पावर 6 भी समझा रखा है, पावर 7 भी समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से x की पावर 5, अगर x प्लस 1/x 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा? छाप दो, तो आप कहेंगे 3 का तो स्क्वायर करते हैं और 2 माइनस करते हैं, यानी कि 7 आ जाएगा। x प्लस 1/x कुछ भी संख्या है, और अगर हम उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या का तो स्क्वायर करते हैं और माइनस के 2 करते हैं। मैंने क्या किया, इस 3 का तो स्क्वायर कर दिया 9, और 9 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे उस संख्या का तो हम लोग क्यूब करते हैं और माइनस के 3 गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, और 27 में 3 गुना माइनस 3 × 3 9, तो 27 में से 9 जाएगा, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें x की पावर 5 चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकाल लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना है? 7 है। यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना है? 18 है, और माइनस के x प्लस 1/x कितना है? 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 7 8 56, ठीक है, और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो 126 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 103 आएगा। ये जो 123 वैल्यू आई है, ये किसकी आई है? ये आई है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की, ठीक है। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 123 आ गई है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें x की पावर 5 माइनस के 123। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की पावर 5 देखना,
यहाँ पर मैं कर सकता हूँ क्या कि ये x की पावर 5 है, ठीक है, और ये जो 123 है इसको इधर ले आता हूँ मैं, तो इधर का ये जो प्लस के 1/x की पावर 5 बची है, ये इसको इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस में। किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो x की पावर 5 माइनस के 123 जो आया है इसके इक्वल में आया है माइनस के 1/x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर क्या आया है इसके इक्वल में, माइनस के 1/x की पावर 5। ये तो बेटा समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो अब यहाँ से x की पावर 7 है, यहाँ तो अंदर क्या है, x की पावर 5 माइनस 123 इक्वल में क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के 1/x की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1/x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर क्या x की पावर क्यूब है, और यहाँ से x की पावर 5 माइनस 123 इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 1/x की पावर 5, माइनस के 1/x की पावर 5। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर, यहाँ जो है x की पावर 7 है और नीचे क्या है, x की पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस के x² बचेगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस का x² बचेगा, ठीक है, प्लस के यहाँ पर ये x³ है और नीचे 1/x की पावर 5 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहेंगे 1/x² बचेगा, ठीक है। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और आप सभी जानते हैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू है कितनी, 7 है, तो यहाँ पर माइनस है और 7 है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या समझ पाए हैं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग है भाई, ठीक है। ये आपको समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में कर पाएंगे, लेकिन कब, जब आप लोग समझ पाएंगे। जब आपको पता है x प्लस 1/x ये है, x² प्लस 1/x² माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, क्यूब भी आपको पता है, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप सिर्फ ये भी नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था ऐसा ही, ठीक है, आज वापस समझा रहा हूँ। ए लाइब्रेरियन परचेज्ड 50 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरियन अपने लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 की किताबें खरीदता है, ठीक है, बट ही फाइंड्स दैट ही कुड गेट 14 बुक्स मोर बाय स्पेंडिंग 76 मोर, सो पर बुक एवरेज बिकम्स 1 लेस। लेकिन उसे पता है कि यदि वह 76 रुपये और खर्च करता है तो वह 14 किताबें और अधिक खरीद सकता है, जिससे प्रति किताब का जो औसत मूल्य है, एवरेज है, वो कितना हो जाता है, 1 रुपये कम हो जाता है। तो आपसे पूछा गया द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वॉज, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य आपसे पूछा है। मैंने आपको डेली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यू इनिंग्स, ठीक है, न्यू इनिंग्स का मतलब होता है न्यू बुक्स, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, नई कीमत मान सकते हैं, नई किताब मान सकते हैं, नई पारी मान सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे n इंटू ओल्ड एवरेज, n इंटू ओल्ड एवरेज, ठीक है, प्लस माइनस एवरेज चेंज, कितना एवरेज चेंज हुआ, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल इनिंग्स, टोटल इनिंग्स यानी कि टोटल कितनी बुक्स खरीद पाया वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो अगर इसमें सोल्व करोगे ना, ऐसे अगर बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई इसमें, लेकिन अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। देखो एक लाइब्रेरियन अपने लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 की किताबें खरीदता है, लेकिन उसे पता है कि वह कितने खर्च और करता है, 76, तो जो नया खर्चा है वो कितना हो गया है, आप कहेंगे 76 हो गया,
ठीक है। एन का मतलब वो होता है नया, कितने बंदे आए, कितने लोग आए, कितनी पारियां नई खेली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेकिन उसे पता है कि वह 76 रुपये और खर्च करता है तो वह 14 किताबें और खरीद सकता है। यानी कि एन की वैल्यू है यहाँ पर कितना है, 14 है, ठीक है। ओल्ड एवरेज हमें निकालना है, उसको हम लोग एक्स मान लेंगे, यानी कि जो भी हमें निकालना है जिसकी भी वैल्यू हम उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस एवरेज चेंज का मतलब है कि अगर एवरेज बढ़ेगा तो हम लोग प्लस करेंगे और अगर एवरेज घटेगा तो हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता है। एवरेज यानी कि कम हो रहा है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर माइनस, और कितना कम हो रहा है, 1 रुपये कम हो रहा है, ठीक है। कितना कम हो रहा है बेटा, 1 रुपये कम हो रहा है, ठीक है। अब जो है टोटल जो है वो कितना हो गया, टोटल बुक्स, तो आप कहेंगे 50 तो पहले खरीद रहा था और 14 अभी, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई, 64 हो गई। ये तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर देखो आप, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14x इक्वल में ये 76 है और ये माइनस के 64 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 76 और 64 ये हो जाएगा 140। तो यदि 14x इक्वल में 140 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 10, और यही आपसे पूछा गया। x की वैल्यू तो पूछिए आपसे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 10 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन है आपका रेडियन से, ठीक है। चलो सोल्व करो। देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, जो एंगल होता है यानी कि जो कोण होता है, ठीक है, कोण बराबर जो होता है वो होता है रेडियन, कोण बराबर जो होता है वो होता है आर्क अपॉन में आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस, यानी कि चाप अपॉन में क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, यानी कि एंगल कोण बराबर जो होता है वो होता है चाप बटे त्रिज्या, या फिर चाप से हम लोग आर्क कहते हैं और रेडियस से हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड द एंगल इन डिग्री थ्रोट विच ए पेंडुलम, पेंडुलम है, swings if its length is 105 centimeter and the tip describes arc of length 66 मीटर। देखिएगा ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक क्या है बेटा, पेंडुलम है, ओके। ये यहाँ से एक आर्क है और ये इसको यहाँ से एक पेंडुलम खींचा गया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोलायमान, कुछ भी देख लो, ठीक है। यहाँ पर है वो थीटा बन जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, 105 मीटर, 105 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी, 105 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से आपको जो पेंडुलम की यानी कि आर्क की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 66 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 66 आपको यहाँ पर इसकी लेंथ दे रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, आपको चाप की लंबाई पूछी गई है, आपसे पूछा गया उसका माप डिग्री में बताना है। अब देखो ये जो है आर्क अपॉन रेडियन, आर्क अपॉन में जो त्रिज्या है ये रेडियन में है, ठीक है। तो चलिए एंगल कोण, एंगल कोण है क्या, नहीं है, तो यहाँ से एंगल कोण बराबर क्या होता है, आप कहेंगे आर्क यानी कि चाप, चाप की लेंथ कितनी है, आप कहेंगे 66 अपॉन में रेडियस है कितनी, यानी कि रेडियस है यहाँ पर, त्रिज्या है 105 है, लेकिन ये तो किस में आया है, रेडियन में, हमें किस में चाहिए, डिग्री में, तो डिग्री में के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन में पाई से, तो 180 और पाई की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 22/7 होती है, तो चलिए यहाँ पर 22 और ये 7 पलट कर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलो
यहाँ से इसको काट दो तो ये कट जाएगा। 22 से कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स, ठीक है। और ये कितने टाइम्स कटेगा? 3 से, 3 तिये 9 और 5 तिये 15। 7 से कितनी बार कटेगा? 5 टाइम्स। और ये 180 अपॉन में 5 है, तो 180 कितने टाइम्स कटेगा 5 से? 5 तिये 15 और 6 पंजे 30। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर मिस्टेक है, और जो टोटल स्टूडेंट है यहाँ पर, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो है यहाँ पर 300। कितना है बेटा? 300 टोटल स्टूडेंट्स है। चलो अब सोल्व करो, आंसर दो। देखिएगा क्वेश्चन है, इफ इन सेक्शन ई, सेक्शन ई की बात की जा रही है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:4। यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। देन द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी इज। तो आपसे पूछा गया है, तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात आपको बताना है। चलो, यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो ई वर्ग है यानी कि ई सेक्शन है, उसमें पहले तो टोटल स्टूडेंट्स हम लोग निकालने वाले, ठीक है। तो ई में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे बेटा? तो ई में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 300 है। और परसेंटेज रेशियो है कितना ई में? तो आप कहेंगे 14% है। कितना है? 14% ही है ना? हाँ। तो यहाँ से जो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे? आप कहेंगे 42 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? 42 स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। कोई दिक्कत है नहीं, 3:4 दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो 42 वैल्यू है ये किसकी है? आप कहेंगे 7 की, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? किस, यानी कि हमें जो रेशियो चाहिए, तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या, तो वर्ग ई में बॉयज कितने हैं? आप कहेंगे 3 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 से 6 बार। और यहाँ पर जो बॉयज आएंगे ई में जो बॉयज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे बेटा? वो आ जाएंगे यहाँ पर 18। कितने आ जाएंगे? बॉयज आ जाएंगे यहाँ पर 18 आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर बॉयज 18 एक ही में है, तो आप यहाँ से भी टिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग टिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कंप्लीट ही सिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर बोल रहा है, तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या, ठीक है, और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या। वर्ग सी यानी कि सेक्शन सी देख लेते हैं अब। सेक्शन सी में कितना है? 19% है। तो 300 का 19%, 300 का 19% कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 300 का जो 19% है वो कितना हो जाएगा बेटा? 57 हो जाएगा। 57 में हमें इसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, ठीक है। हमें लड़कियां चाहिए, तो यहाँ पर हमें ये देखेंगे कि सेक्शन सी में जो बॉयज है वो कितने हैं। तो आप कहेंगे सेक्शन सी में जो बॉयज है वो है 34 है। कितने हैं बेटा? 34 है। यदि 34 इसमें बॉयज है, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होगी? तो हम इसमें से 34 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 18:23 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो जो रिलेटिव स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में दो गाड़ियां जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो उसमें रिलेटिव स्पीड यानी कि जो उनकी स्पीड है उन दोनों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। और यदि अपोजिट यानी कि एक तो इधर से इधर जा रही है और एक इधर से इधर जा रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग जो रिलेटिव स्पीड यानी कि अपोजिट जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रही है, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 600 किलोमीटर। यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बी, और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में है कितनी है, 600 किलोमीटर है। ठीक है, When they start moving towards each other, they meet in 12 hours। और वे एक दूसरे को कब मिलते हैं, 12 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, If A moved 5 hours after B, then they meet in 10 hours। और दोबारा कब मिलते हैं, 10 घंटे बाद में। तो फाइंड देयर स्पीड आपसे पूछा गया। देखिएगा सभी बच्चे, कोई ट्रेन है, ये x किलोमीटर पर स्पीड की पर किलोमीटर x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है ये। ठीक है, और ये जो इसको आप लोग y किलोमीटर प्रति घंटे मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटे आप लोग इसको मान सकते हैं। ए और बीच के दूसरे जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर कैसे, यानी कि ये तो इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, और ये कब मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बेटा 12 घंटे बाद में। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव जो स्पीड होगी यानी कि x प्लस के y, वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 600 में टाइम, अगर डिस्टेंस में टाइम का अगर हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है, टाइम से अगर हम डिवाइड कर देते तो स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर यहाँ पर x और y की वैल्यू यानी कि दोनों की स्पीड यानी कि 50 होनी चाहिए। क्या ये है, क्या नहीं है, क्या ये है, बिल्कुल है, ये भी है और ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 35 और 15 ये भी है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन कटा अभी। चलिए हमें इसे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। देखिएगा, अब रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। चलो अब क्वेश्चन है, यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है, ठीक है, ए बी के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है, ऐसे समझो, वापस ये ए और ये बी है। ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप कहेंगे 600 किलोमीटर है। कितनी है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पर 600 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर 600 किलोमीटर है, इसको ऊपर लिखो थोड़ा। चलो अब ये क्या कह रहा है, ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है, यानी कि ए यहाँ से चला है, बी उसके बाद चलना शुरू करता है। ठीक है, हमें नहीं पता कितने, लेकिन ये 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है। ठीक है, चलो तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करता है और दोनों कब मिलते हैं, 10 घंटे में मिलेंगे। अगर दोनों 10 घंटे में मिलेंगे तो सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो स्पीड आएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या 50 किलोमीटर 10 घंटे में कितना कवर कर लेगा, तो आप कहेंगे 500 किलोमीटर कवर कर लेगा। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो ये दोनों 10 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तो 10 घंटे में जो डिस्टेंस ए और बी के द्वारा जो कवर की जाएगी वो कितनी की जाएगी, आप कहेंगे 500 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी करनी है, 600। तो यहाँ पर ये जो बी 5 घंटे डिले हुआ है यानी कि 5 घंटे बाद चला है, ठीक है,
तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? आप कहेंगे 100 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर यहाँ पर कवर करेगा तो आप निकाल सकते हैं क्या स्पीड क्या होती है? आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी स्पीड आई है? ये आ गई है यहाँ पर किसकी? y की। यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है? y की जो स्पीड है वो कितनी आ गई है? 20 किलोमीटर। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो 50 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 और 20 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, समझने की आप कोशिश करेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following statement: the perimeter of a triangle is greater than the sum of its 3 medians. किसी त्रिभुज की परिमाप उसकी 3 माध्यिकाओं की योगफल से बड़ी होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है वो मीडियन के योगफल से हमेशा बड़ा होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये तो सही है। सेकंड क्या है? In any triangle ABC, if D is any point on BC, then AB BC CA greater than 2AD. किसी त्रिभुज ABC में यदि BC पर कोई बिंदु D है तो ये AB BC CA ग्रेटर देन होता है 2AD के। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम दिया गया A, इसका B और इसका नाम दिया गया है C। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है D। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है BC पर कोई बिंदु D है। यहाँ पर मैंने कुछ भी मान लिया D है। ओके, क्या आप सभी को पता है क्या? मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रायंगल्स की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ट्रायंगल्स की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस के AB प्लस के BD ग्रेटर देन होगा किससे? AD से। ठीक है, AB प्लस BD ग्रेटर देन किससे होगा? AD से। बताओ सही है क्या? ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ADC की बात करना चाहूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा AC प्लस के DC CD ग्रेटर देन किससे होगा? AD से। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा AB, ऐड कर दो इसको। यहाँ पर हो जाएगा AC और प्लस के यहाँ पर सभी ध्यान से देखना, ये जो BD और CD है, ठीक है, BD प्लस के CD, BD प्लस के CD, BD प्लस CD को क्या मैं BC लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ग्रेटर देन किससे होगा? AD और AD 2AD से। तो आपका सही जो जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, यानी कि बोथ A फर्स्ट और सेकंड एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाइट, स्पीड एंड डिस्टेंस। आशा एंड सुमन्स मूड फोर्स हैव हाइट 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. They are 24 centimeter apart. How far are the four tops from each other? आशा और सुमन द्वारा बना गए मिट्टी के किसी किलो की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी आपसे पूछा गया। समझने की सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा। देखो, आशा और सुमन ने 2 किले बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 1 किला बनाया है। ठीक है, इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर है।
एक जो केला यहाँ पर बनाया है और इसकी जो हाइट है बेटा वो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है ये दे रखी है इसने 24 सेंटीमीटर। यदि ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और अगर ये 9 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक 9 है और टोटल कितना है? 16 है। अगर ये टोटल 16 है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। और मैंने आपको समझा रखा है कि जो किला हो, खंबा हो, कुछ भी हो, टावर हो, वो हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। ठीक है, तो आपसे ये वाली लेंथ पूछी गई है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 24 का स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस या कर्ण। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो मिट्टी के कीले थे, एक की हाइट 9 सेंटीमीटर थी, दूसरे की हाइट 16 सेंटीमीटर थी, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। मैंने 24 सेंटीमीटर लिए यहाँ पर, तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 है, टोटल 16 है, तो ये बचा कितना? 7। ये 7 है, ये 24 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर होता है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15, 24। देखो आपको दिया गया है यहाँ पर 15, फिर 24, फिर है यहाँ पर 32 और फिर है 45 है। ठीक है, और इनमें से जो रिमाइंडर बचता है, इसमें से 15 में 8 बचता है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो 17। ठीक है, इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो 25 और इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो बचता है 38। ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, 24 में से 17 जाएगा बचेगा 7, 32 में से 25 जाएगा बचेगा 7 और 45 में से 38 जाएगा बचेगा 7। यानी कि सभी में रिमाइंडर 7 बच रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जो भी डिवाइड होगा उसमें से अगर हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग जो भी यहाँ पर संख्या आएगी उसमें से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो, तो आपको यहाँ पर एक तो यहाँ जो आपको दिया गया है 45, 45 को आप लोग क्या लिख सकते हो? आप कहेंगे 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यानी कि डिजिट सम, अंकों का योग। ठीक है, और यहाँ पर 5 यानी कि 5 होना चाहिए। अगर 5 होना चाहिए तो देखो इसमें अगर आप 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 से भाग देंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा? 38 आना चाहिए जब हम लोग 45 से भाग देंगे। तो क्या इसमें रिमाइंडर आ सकता है 38? नहीं आ सकता। क्या इसमें ये भी 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? ठीक है, ये 5 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये भी 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 15, 24, 32 और 45, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा बेटा 1440। कितना आ जाएगा? 1440। और 1440 में से जब आप लोग 7 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1433 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आएगा। ठीक है,
ओके। और यहाँ पर 45 से भाग देने पर 38, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 3 11, ठीक है। चलो समझ आ गया क्या? या फिर आप देखो एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं। जब आप इसको 45 से भाग दोगे, ठीक है, 45 को जब आप लोग भाग दोगे किससे दोगे, 38 से, यानी कि जब आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, अगर आप लोग 38 में आप लोग जब 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर, यहाँ पर तो देखो 4 4 8 और 9, इसमें तो कंप्लीट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो 4 5 और 4 9 और 1 10, इसमें 1 रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं होगा। इसमें आप देखेंगे 5 3 8 और 3 11, इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है, और इसमें 5 और 1 6, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। देखो इसके मैं आपको 2 मेथड सिखाने वाला हूँ, जितने भी तरीके हो सकते हैं मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी गई है। जब त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं दी जाए, ठीक है, मीडियंस दी जाए, तो उसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3, और रूट में SM -1, SM - M1, ठीक है, SM -M2, और यहाँ पर हो जाएगा SM -M3 हो जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पर जो SM की वैल्यू है, SM की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, SM की वैल्यू निकालते हैं हम लोग M1 मीडियन फर्स्ट, मीडियन सेकंड और मीडियन थर्ड, ठीक है, और किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो यहाँ से SM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 9 + 12 और प्लस के 15, और डिवाइडेड किससे कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 12 21 और 15 36। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 18। SM की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 18 आ गई है। कितनी आई है बेटा, 18, सही है क्या? SM की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, 18 आ जाएगी। चलिए इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 रूट में, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, SM कितना है, आप कहेंगे 18, और 18 में से जब आप लोग M1 माइनस करोगे, M1 यानी कि मीडियन फर्स्ट, माध्यिका फर्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और 18 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा 9, ठीक है। 18 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो आएगा 6, और यहाँ पर 18 में से जब आप लोग 15 माइनस करोगे तो आएगा 3, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई मत किया करो, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग इसको मल्टीप्लाई मत किया करो, या तो इसको ब्रेक कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो ये 18 है और ये भी यहाँ पर 18 है, ठीक है। अब मैं इस रूट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इस रूट को हटा दे रहा हूँ। बाहर देखो क्या बचेगा, ये भी 18 है और ये भी 18 है, तो इसमें से 18 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 9 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और 18 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72, ठीक है। ये वाला मेथड तो सभी में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन एक और मेथड है, और वो क्या है, वो ट्रिपलेट वाला मेथड है। वो क्या है कि यदि 2 मीडियन का सम तीसरे मीडियन के बराबर है स्क्वायर के, तो यहाँ पर देखो 9 12 और 15, क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर
इक्वल में 15 का स्क्वायर है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 इंटू मीडियन फर्स्ट इंटू मीडियन सेकेंड, यानी कि 2/3 इंटू मीडियन यानी कि माध्य का फर्स्ट इंटू माध्य का सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। माध्य का फर्स्ट कितनी है? 9 है, और माध्य का सेकेंड कितनी है? यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। 12 तिया 36 और दूनी कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, मैं आपको तरीके वो ही समझाता हूँ जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, हर कुछ ही तरीका मैं आपको नहीं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है। इन ए सिमुल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के उछाल रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर n, और n की वैल्यू है कितनी यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8। कितने आउटकम्स आएंगे? 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, सिक्के को कितनी बार? 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है। 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, इसका मतलब 2 की पावर n होती है, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कहता है 4 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 4 सिक्कों के लिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाती? 4। अगर 5 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 की पावर 5। 6 सिक्कों को उछाला जाता है तो 2 की पावर 6। ठीक है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम दो के क्या आना चाहिए? टेल्स आना चाहिए, यानी कि हेड आनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो 8 आउटकम्स आएंगे, कम से कम है वो कितने होने चाहिए? 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम 2 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट आएगा वो या तो हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल और हेड हो सकता है। ठीक है, या फिर टेल और हेड हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? टेल और टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड और टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल और टेल हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से टोटल जो है वो कितने आउटकम्स आते हैं? 8 आउटकम्स आएंगे। अब 8 आउटकम्स आएंगे तो मुझे सभी बच्चे एक बात बताओ, आपसे क्या पूछा गया? 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आए। ठीक है, 2 हेड आए। तो 2 हेड आए यानी कि किस में है? तो आप कहेंगे एक तो यहाँ पर है, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, तो ये कितने आउटकम्स में आए हैं? तो आप कहेंगे 4 आउटकम्स में आएंगे। क्या और जगह आ रहे हैं? क्या 2 टाइम्स हेड नहीं आ रहे? ठीक है, तो कितने बार आए हैं? 4 टाइम्स। और टोटल कितने आउटकम्स में से? 8 में से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an article was sold at a certain price. Had it been sold at 4 5 of that price, there would have been a loss of 10%. At what profit percentage was the article sold initially? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया था, ये आपसे पूछा गया। पहले जो सेलिंग प्राइस थी, ठीक है, पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? आप कहेंगे 5। और अभी जो सेलिंग प्राइस है
हाँ बिल्कुल सही है भाई आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर यदि इसे उस मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, उस मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एस पी इंटू कितना है 4/5 है। ठीक है, तो पहले जो मूल्य था वो कितना था, एस पी का 5 है, और अब जो घट के हो गया है वो कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, चलो ये कह रहा है उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% होता है कितना है, तो आप कहेंगे जो 10% होता है वो होता है 1/10 होता है, यानी कि 10 से कितना हो गया है, 9 हो गया। 10 से कितना हो गया है बेटा, 9 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 4 की वैल्यू कितनी है, 9 है, और यहाँ पर 10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 4 की वैल्यू हमारे पास 9 है और 10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर या तो आप लोग इसको सोल्व करो, ठीक है, ये क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा और ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखते हैं भाई, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे सोल्व नहीं करना, मैंने आपको सिखा रखा है जब कभी भी हमें प्रॉफिट या लॉस चाहिए या फिर रेशियो, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे। कैसे, देखो ये एस पी और ये हो जाएगा सी पी। ठीक है, एस पी कितना है 5 है और सी पी कितना हो जाएगा 4/9 और मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 5 से 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से एस पी कितना आ जाएगा 9 और सी पी कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अब सभी एक बात बताओ, 8 की वस्तु को अगर आप लोग 9 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 1 का। कितने पर, हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल भी मैंने आपको ये ऐसे क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, देखो, इन ए स्कूल देर वर 1554 स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स वॉज 4:3। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 4:3 था। ठीक है, कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट फ्यू बॉयज लेफ्ट। एज ए रिजल्ट द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 7:6। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल इज। ठीक है, समझो यहाँ पर बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज है और गर्ल्स है, और टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 1554 है। ये क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है, और इनका जो रेशियो है वो है 4:3 है। 4 और रेशियो कितना है, 3 है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या 1554 को क्या आप लोग 4:3 में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बॉयज हम लोग निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 1554, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो ये कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, तो 2 2 2 ट्रिपल 2 ट्रिपल 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 8 8 और 8, कितना आ जाएगा, 888 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मुझे किसके लिए चाहिए, गर्ल्स के लिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 666। ठीक है, कितना आ जाएगा, 666 आ जाएगा। हाँ देखते हैं भाई। ठीक है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया
कुछ दिन बाद है 30 गर्ल्स आ गई है, चलिए 30 गर्ल्स आ गई है, ठीक है, 30 गर्ल्स आ गई है और जो रेशियो है वो कितना हो गया है, 7:6 हो गया, ठीक है। यहाँ से गर्ल्स, यहाँ पर बॉयज माइनस हो गए और इसमें गर्ल्स आ गए, तो यहाँ से ये जो 6 की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 666 तो पहले थे और 30 ये है, तो ये हो जाएगा 696, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 696। हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि 696 है, ये किसकी वैल्यू है, 6 की, और हमें 7 की वैल्यू चाहिए, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, और यहाँ पर 6 एकम 6, 6 6 36, ठीक है। तो 116 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 42, ठीक है, 6 7 42, 7 और 4 11, 7 और 4 11, और 7 और 1 8, यानी कि ये हो जाएगा 812, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले जो स्टूडेंट थे, पहले जो बॉयज़ थे वो 888 थे, और अभी जो बॉयज़ है वो कितना है, तो आप कहेंगे 812 है। तो यहाँ से 888 में से अगर 812 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 76 आएगा, और आंसर 76 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ओके। और कभी अगर आपको यहाँ से रेट चाहिए तो क्या कर दोगे आप लोग, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में रेट चाहिए तो P इंटू टी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कभी अगर आपको यहाँ से प्रिंसिपल चाहिए तो आप निकाल देंगे 100 इंटू एसआई, अपॉन में अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो रेट इंटू टाइम से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और कभी अगर आपको यहाँ से पी आर अगर टाइम चाहिए तो क्या कर लोगे, 100 इंटू एसआई, और अपॉन में टाइम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, P इंटू आर से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलो अब देखिएगा, आपको दिया गया है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 79/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 35 ईयर्स एट रेट % ऑफ SI, व्हाट इज वैल्यू ऑफ R। आपसे रेट पूछा गया, रेट पूछा गया है, यानी कि रेट परसेंटेज आपसे पूछा गया है, यानी कि ये आपसे पूछा गया है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो है साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16, यहाँ पर ये जो 79/16 है, ये नीचे वाले को हमेशा और हमेशा आप लोग प्रिंसिपल मानेंगे। क्या मानोगे, प्रिंसिपल मानोगे, मूलधन मानोगे, ठीक है। इसको आप सभी को हमेशा और हमेशा क्या मानोगे, इस नीचे वाली वैल्यू को आपको प्रिंसिपल मानना है, यानी कि मूलधन मानना है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल है यहाँ पर 16, और ये जो ऊपर वाली यानी कि जो हो जाती है, ठीक है, इतना बढ़कर हो जाती है, इसका मतलब वो मूलधन है। तो मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर है 79 है, कितना है, 79 है। 79 क्या है, यहाँ पर अमाउंट है, मिश्रधन, यानी कि इतना हो जाता, बढ़कर हो जाता है, यानी कि क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है, ठीक है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से जो SI होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे जो SI हो जाएगा वो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 63 हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना है आपके पास में, आप कहेंगे 35 ईयर। आप लोगों को यहाँ से रेट निकालनी है, चलिए सोल्व करो, आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग रेट कैसे निकालोगे, आपको रेट का फॉर्मूला पता है 100, यहाँ पर 100 इंटू SI कितना है साधारण ब्याज, आप कहेंगे 63 है, ठीक है, 63 है, अपॉन में
100 इंटू ऐसा ही हो गया P प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 16 है, और यहाँ से आपको रेट परसेंटेज बराबर है ना, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 16 है, और टाइम है कितना, आप कहेंगे 35 ईयर। सोल्व करते हैं इसको। इसको अगर मैं 7 से काटता हूँ तो ये 9 टाइम्स आएगा, 9 7 63, और ये कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 7 5 जा 35, ठीक है। ये कितने टाइम्स आएगा 5 से, ये 20 टाइम्स आएगा, और यहाँ से ये 24 से कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, और ये जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा 9 पंजे 45/4, और 45/4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 चौकने 44 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आया क्या किसी का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये रेंज का क्वेश्चन आ गया है, और ये रेंज का हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 20, तो इन दोनों के बीच का जो वो आएगा वो कितने आ जाएगी, तो यहाँ पर जो 10 और 20 इन दोनों के जो बीच का मार्क्स आएगा वो आ जाएगा 15, ठीक है। और इन दोनों के बीच 80 और 90, आप कहेंगे इन दोनों के बीच आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है रेंज में, रेंज में हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 85 और 15, तो आप कहेंगे 85 माइनस के 15 हो जाएगा यहाँ पर। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कोफिशिएंट पूछा गया। कोफिशिएंट यानी कि दोनों का डिफरेंस लेना है ऊपर, और नीचे दोनों का सम लेना है। तो ये नीचे सम कितना आ जाएगा 85 प्लस के 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 85 में से 15 जाएगा तो 70, अपॉन में 85 प्लस के 15 100, तो 0 से 0, आंसर कितना आ जाएगा 0.7। 0.7 आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आएगा, ठीक है ना। ठीक है, रेंज में अगर रेंज ही पूछता आपसे तो इन दोनों का डिफरेंस ही लेते हैं हम लोग, लेकिन कोफिशिएंट पूछा है, प्रास गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब यह है कि ऊपर दोनों का डिफरेंस लेते हैं और नीचे दोनों का सम लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो सेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं सेक की पावर 6 थीटा की बात करूँ तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप कहेंगे 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा, और इसका आप लोग क्यूब कर दोगे। बताओ सही है क्या, ठीक है। देखिएगा आपसे क्या पूछा गया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया। सेक की पावर 6 थीटा इक्वल में 10x थीटा प्लस 3 10 वाई थीटा, सेक वाई थीटा प्लस 1, और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट में पूछा गया है। कैसे सोल्व कर पाओगे,
देखो यहाँ से, यहाँ पर सेक की पावर 6 थीटा है, ठीक है, क्या है, सेक की पावर 6 थीटा। तो सेक की पावर 6 थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, और इसका हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। बताओ सही है क्या? ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सेक थीटा, सेक की पावर 6 थीटा भी आप लोग लिख सकते हैं। एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब। वो क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस के 3ab प्लस के a प्लस 3ab, ठीक है, और मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ठीक है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और प्लस का होता है b क्यूब। ओके, चलो, तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसको हमें इस फॉर्मेट में इक्वल करना है, ठीक है। तो पहले मैं b का क्यूब लेता हूँ, तो b की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, आप कहेंगे 10 स्क्वायर थीटा है। तो 10 स्क्वायर थीटा का जब आप लोग यहाँ पर क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा। ओके, प्लस के 3, और ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और इंटू 10 स्क्वायर थीटा, तो इसको 3 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और a प्लस बी क्या है यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ओके, a प्लस बी और प्लस के यहाँ पर b, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। चलो, अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना है, तो 10x थीटा, x यहाँ पर 10x थीटा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर x है और यहाँ पर 6 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6, ठीक है। यहाँ पर y है 310y, 310 और y के स्थान पर है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो y क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपसे कुछ नहीं पूछा, इसका रूट पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 36 माइनस के 4 यानी कि रूट में 32। रूट में जो 32 है इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे रूट में 32 को हम लोग 4√2 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days। ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 3 days। A and B worked together for 3 days, after which she replaced B. A was 50% more efficient than C. A was 50% more efficient than C. ठीक है, यानी कि A C से 50% अधिक इफिशियंट है, कार्यकुशल है, ठीक है। आफ्टर A and C had worked together for 3 days, 13% of the task was incomplete, ठीक है। in approximately how many days can be complete the entire task, ये आपसे पूछा गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एवं बी ने 3 दिन एक साथ काम किया और उसके बाद बी को सी ने प्रतिस्थापित कर दिया। देखिएगा यहाँ पर ये टोटल काम है, ठीक है। यहाँ पर जो है पहले ए प्लस बी ने काम किया है और ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, ठीक है। ए एवं बी ने 3 दिन एक साथ कार्य किया, मैंने यहाँ पर 3 दिन लिख लिया। जिसके बाद बी को सी ने रिप्लेस कर दिया, यानी कि अब
बी तो चला गया, अब कौन आ गया है, ए प्लस सी। ए के साथ कौन जुड़ गया है, सी जुड़ गया। और ए और सी ने 3 दिन काम किया है। ए और सी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जो है ए अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि ए सी से 50% अधिक इफिशियंट है। यहाँ पर ए और यहाँ पर है सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी से अधिक है, ए सी से अधिक है। इसका मतलब यदि सी 100 है तो ए कितना है, आप कहेंगे 150 है। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो 50 से काट दो इसको, तो 50 से ये 3 बार और 50 से ये 2 बार। क्या आप सभी लोगों को पता है क्या हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे टोटल वर्क, टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी। तो टोटल टाइम है हमारे पास कितना है, 10 डेज है, इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो यदि ए का जो काम है, यानी कि ए का जो टाइम है वो 10 दिन है, तो यहाँ से सी का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 इंटू 3। यहाँ से 10 इंटू 3, ये तो टोटल वर्क हो गया। हमें किसका चाहिए, सी का चाहिए। तो सी का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से, तो यहाँ से आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, यहाँ से सी का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है बेटा एलसीएम। 10 और 15 डेज का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30। कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3, और सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, चलो सही है। ए व सी के 3 दिन काम करने के बाद 13% काम है वो अपूर्ण था, यानी कि इनकम्प्लीट था। तो इनकम्प्लीट था 13% काम 30 का। ठीक है, तो कंप्लीट काम कितना रहा होगा, आप कहेंगे 30 को 87 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 13 तो इनकम्प्लीट है, तो कंप्लीट कितना रहा होगा, 87 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 0 और 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 21, 8 24 और 2 26, यानी कि 26.1 यूनिट काम है वो कंप्लीट किया था किसने, ए ने, बी ने और सी ने। ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर मैं ए का वर्क निकालूं तो ए ने कितना वर्क किया है, तो आप कहेंगे ए ने जो वर्क किया है वो ए की स्पीड कितनी थी, आप कहेंगे 3 यूनिट। ठीक है, और कितने दिन तक काम किया है, तो आप कहेंगे ए ने ए प्लस बी के साथ किया है 3 दिन और ए प्लस सी के साथ किया है 3 दिन, यानी कि टोटल 6 दिन काम किया है। तो इसने कितने यूनिट काम कर लिया है, 18 यूनिट काम कर लिया। या फिर ऐसे समझो इसको, आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ए का वर्क निकालो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस के। बी का, बी ने कितने दिन काम किया, आप कहेंगे 3, और कितनी इफिशियंसी से पता नहीं, प्लस के। यहाँ पर सी की जो इफिशियंसी वो कितनी है, 2 है, और सी ने टोटल कितने दिन काम किया है, 3 दिन किया। और ये जो टोटल इसके बराबर टोटल वर्क है, और ये किसके बराबर है, 26.1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, ये 36 18 और 18 और 6 24। ठीक है, तो 3x इक्वल में जब आप इसमें से 24 माइनस करोगे तो ये आएगा 2.1। ठीक है, बी के लिए तो जो बी की इफिशियंसी आएगी वो आ जाएगी 2.1 और अपॉन में 3। तो यहाँ से जो बी की इफिशियंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, तो वो आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। अब आपके पास इफिशियंसी आ गई है, ठीक है, टोटल वर्क भी है, तो क्या आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी के लिए पूछा है तो बी के लिए टोटल वर्क है कितना, आप कहेंगे 30
और 30 में किससे भाग दे देंगे, इफिशियंसी से, तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ये 0 लग जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 7 21, 7 चौके 28। ठीक है, बचे 2, 7 दूनी 14। ठीक है, बचे 6, 8 7 56, बचे कितने 4 और 7 पंजे 35, 42.85 के समथिंग। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 43 आ जाएगा बेटा।